हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल, एक डिमांडेड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 11th का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 13 अक्टूबर को आपका इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों। तो आज के पेपर के लिए ऑलरेडी हमने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझा दिए थे। लेकिन आपकी बहुत डिमांड थी, मैंने आपसे पूछा था ना दूसरे पेपर में कि अगर आपको तीसरा पेपर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, हजारों बच्चों के। ठीक है, तो आपकी ऐसी ही डिमांड पे इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि डेफिनेटली आज का आपका जो पेपर होगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है बच्चों। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपके मिड टर्म के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आपको पेपर का पैटर्न समझना है तो आप यहां से देख सकते हैं। पेपर आपका दो सेक्शन में डिवाइड होगा। खंड आ रहेगा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, खंड आ रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ये रहेगा। बात करें क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे भाई, तो देख लो यहाँ पे 4 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, यानी कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। फिर 6 क्वेश्चन है 4 नंबर के, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें। और 4 क्वेश्चन है 6 नंबर के, यानी कि 6 नंबर के 4 क्वेश्चन और 6 नंबर के 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है ना। 6 नंबर के 2 इसमें, 6 नंबर के 2। बाकी आपके 10 MCQ इस वाले में है, 10 MCQ आपके इस वाले में। इस तरीके का आपका पैटर्न है बच्चों। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी, आर यू रेडी। शुरुआत करें बच्चों आज के अपने क्वेश्चन पेपर की विद सॉल्यूशन के साथ में। रेडी हो, रेडी हो, जल्दी से बोलो। और एडवांस में आप सभी बच्चों को एक बार फिर से आपके आज के मिड टर्म के एग्जाम के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी कर ली है हमने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इसी पेपर के सॉल्यूशन की तरफ में। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड आ अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, वो यहां से शुरू हो चुका है। अगर इंग्लिश में कहें तो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वो यहां से शुरू हो गया। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे जिन 10 MCQs को सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी बच्चे इनका आंसर जो है ना लाइव सेशन में जरूर आंसर करें और मन ही मन इनका आंसर जरूर करें, जिससे कि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक कथन है जो कि सत्य नहीं है, और किसके बारे में, सांख्यिकी के बारे में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टैटिक्स। तो चलो पढ़ते हैं। देखो सांख्यिकी जो है बच्चों, ये मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, ये तो सही है। उसके बाद सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं, यानी कि सांख्यिकी के माध्यम से हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, वो औसत रूप से सत्य होते हैं, तो ये भी ठीक है। उसके अलावा सांख्यिकी आंकड़े जो होते हैं, इन आंकड़ों को परिवर्तन पूर्वानुमान लगाने में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं इनमें जो भी परिवर्तन होता है इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों को सरोकार रखती है, तो यह गलत है बच्चों, क्योंकि सांख्यिकी मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी बच्चों, स्टैटिक्स डील्स ओनली विद क्वालिटेटिव फैक्ट्स, दैट इज रॉन्ग। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड क्या कहता है कि ग्राफिक प्रस्तुति के लाभों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों 3 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि ग्राफिक प्रस्तुति के लाभ क्या क्या है। पहला लाभ तो ये है बच्चों कि जटिल आंकड़ों को ये सरल बना देता है। ग्राफ के माध्यम से जब हम जटिल आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो ये उसे सरल बना देता है। दूसरा, पूर्व अनुमान में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है रुझानों और विविधताओं का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इवन सांख्यिकी स्थितिगत औसत के स्थान में सहायक होती है। इसके अलावा त्वरित तुलना में उपयोगी भी होता है। तो ऐसे करके आपका ये वाला राइट है। ठीक है, तो पांचों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब सेम इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें। रीड दी एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन केयरफुली। तो सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा कर देता है ये, हेल्पफुल इन प्रेडिक्शंस में, एंड इजी स्टडी
of trends and variations and helpful in replacing statistical situational averages and useful in quick comparisons। इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे बताया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में सही कथन का चयन करो। तो इसमें आपको एक सही कथन चयन करना है। तो पहला क्या कहता है बच्चों कि एक खंडित चर के आंकड़े सामान्यता भिन्नात्मक रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं, गलत। दूसरा, एक सतत श्रेणी के वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन वर्गों के मध्य बिंदुओं के आधार पर की जाती है, ये बिल्कुल सही है बच्चों कि एक सतत श्रेणी के वर्गीकृत आंकड़ों में जो सांख्यिकी परिकलन है ये वर्गों के मध्य बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, अच्छा ये यहां से आपका सी शुरू है और ये आपका डी है बेसिकली। तो इन क्लासिफाइड डेटा ऑफ ए कंटिन्यूअस कैटेगरी स्टैटिकल कैलकुलेशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। तो ये आपका सही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि जो द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोगकर्ता होते हैं इन्हें जांच लेना चाहिए, यानी कि जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज करें, ठीक है, तो आपको क्या जांच लेना चाहिए। सबसे पहले तो डेटा की सुटेबिलिटी जांच लो, रिलेबिलिटी जांच लो और सफिशिएंसी जांच लो, यानी कि आंकड़ों की उपयुक्तता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता, इन सभी को जांचना पड़ेगा अगर आप द्वितीयक आंकड़ों को उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमें अभिकथन पूछा गया और कारण। तो अभिकथन हमसे ये कहता है कि जो हमारी क्या नाम है आंकड़ों के लिए जो प्रतिदर्श विधि है, इसमें प्रतिदर्श समष्टि से चयनित किया गया एक छोटा समूह होता है जो समष्टि के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा समूह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो प्रतिदर्श विधि के बारे में यह अभिकथन तो हमारा सही है। अब इसका उपयोग क्यों होता है, इसका उपयोग इसलिए होता है बच्चों जहां पर अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो वहां पे प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है, ठीक है। तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में ऐसे देखेंगे बच्चों। असर्शन हमारा ये कहता है कि इन द सैंपलिंग मेथड द सैंपल इज ए स्मॉल ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन which represents the characteristics of the population. Information related to the group can be obtained through this. Reason क्या होता है, sampling method is suitable where the area of research is very large, ठीक है। तो ए वाला आपका करेक्ट है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने एक अथवा भी ले रखा है ताकि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझा सको, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है, द्वितीयक आंकड़ों में इनमें से कौन सा सम्मिलित हो सकता है। तो द्वितीयक आंकड़ों में बेसिकली हर एक टाइप के सरकारी दस्तावेज शामिल होते हैं, जो भी व्यक्तिगत दस्तावेज होते हैं यानी कि यात्रा वृतांत वो भी शामिल होते हैं, उपलब्ध अनुसंधान आंकड़े यानी कि जो प्राइमरी डेटा होता है वो भी इसमें शामिल होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन सेकेंडरी डेटा, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अवेलेबल रिसर्च डेटा, ये सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है इसी में अथवा में, इनमें से आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी विधि है। अगर आपसे पूछा जाए आंकड़े एकत्रित करने की विधि, तो हम प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करते थे, साक्षात्कार के माध्यम से करते हैं, द्वितीयक आंकड़ों के द्वारा भी आंकड़े एकत्रित करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, क्वेश्चनर, इंटरव्यू थ्रू सेकेंडरी डेटा, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करो, यानी कि आपको एक करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे चूज करनी है। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको देखो, तोरण के माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। गलत है बच्चों, क्योंकि तोरण के माध्यम से क्या ज्ञात करते हैं, माध्यक, क्या ज्ञात करते हैं, माध्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है। दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई एक समान होती है, हाँ ये वाला सही है बच्चों, कि जो दंड आरेख होते हैं ना इनमें जो दंडों की चौड़ाई है वो एक समान होती है, ठीक है। तो द वेट ऑफ द बार्स इन द बार डायग्राम शुड बी द सेम, दैट इज द राइट आंसर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8, सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करने, संशोधित करने और सारणीबद्ध करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एजेंसियां हैं। तो सबसे पहली है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। CSO यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट मीन्स सांख्यिकी कार्यालय। उसके बाद वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, एक अच्छी जो प्रश्नावली है इसके गुण क्या होते हैं। तो पहला इसका गुण ये है कि अन्वेषक का परिचय तथा अन्वेषण के उद्देश्य का विवरण दिया जाना चाहिए, यानी कि इस प्रश्नावली में परिचय और उसका उद्देश्य इसका विवरण दिया जाना चाहिए। दूसरा, जो भी क्वेश्चनरी होती है, जो प्रश्नावली होती है, वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया, नहीं, आप जो है सामान्य प्रश्नों को पहले पूछिए, फिर थोड़ा थोड़ा उसको विशिष्ट बनाइए। ठीक है, ये चीजें होती हैं। उसके बाद प्रश्न जो है वो एकदम पहले तो सरल हो और स्पष्ट होने चाहिए, और संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए। वो जो होता है ना कि इशारों से क्वेश्चन पूछना, ऐसे नहीं होने चाहिए। प्रश्न के उत्तर के विकल्प में संकेत नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न का उत्तर जो है आपको शब्द वर्ण के माध्यम से मिलना चाहिए, उसमें कोई संकेत नहीं हो। ठीक है, तो एक अच्छी प्रश्नावली के ये गुण होते हैं, यानी कि कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में यहां से देखेंगे। रीड दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वेश्चनरी केयरफुली। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर शुड बी गिवन, एंड सेकंड द क्वेश्चनरी शुड बी नॉट टू बी लॉन्ग, शुड नॉट टू बी लॉन्ग। उसके बाद द क्वेश्चनरी शुड स्टार्ट with general questions and move towards specific questions, and fourth the question should be simple and clear and should not lead questions, and then the question should not indicate the answer options। इस प्रकार से, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी वाला होगा ये यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है इसके क्वेश्चन की। तो 10th में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो देखो बच्चों, जब हम वस्तुओं का या फिर सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी कि जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड्स या सर्विस को, तो ये शामिल होता है। जब हम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते हैं, यानी कि जब हम कंज्यूम करते हैं, तो ये भी आ जाता है। और उसका जब विक्रय करते हैं, यानी कि उसको जब सेल करते हैं, तो ये भी आ जाता है। लेकिन अधिक से अधिक बचत करना ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। सेविंग एज मच मोर एज पॉसिबल ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो सांख्यिकी है बच्चों ये किससे सरोकार रखती है। तो सांख्यिकी अभी मैंने आपको बता ही दिया था, सांख्यिकी जो संख्यात्मक तथ्य हैं इन पर सरोकार रखती है, यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट से रिलेटेड होती है सांख्यिकी, ये डील करती है इसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर देखा जाए तो सेक्शन नंबर ए के आपके जो टोटल 10 MCQ थे, अगर इसमें मैं अथवा भी 2 मिला दूं तो टोटल 12 MCQs थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अब इन MCQs के अलावा पिछले पेपर्स में भी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा रखे थे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि इसमें से कौन सी विधि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि नहीं है। तो प्राथमिक आंकड़े जो है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, प्रश्नावलियों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। लेकिन भारत की जनगणना ये प्राथमिक आंकड़े नहीं, सेकेंडरी आंकड़े हैं, प्राइमरी ये सेकेंडरी डेटा होते हैं। ठीक है, और फिर आपको मैंने आरेखों के निर्माण के लिए दिशा निर्देशों के बारे में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी अध्ययन का सही क्रम क्या होता है। तो पहले तो आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, फिर उनका संगठन किया जाता है, फिर उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण और फिर उनका निर्वचन किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझा रखी हैं। ठीक है, तो बस यही चीजें थी। और आपको सरल दंडारेख को कैसे निरूपित करना है, जो बहुगुणी दंडारेख कैसे निरूपित करना है, तो ये भी सीख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे अपने इस नए पेपर के जो अगले क्वेश्चन है इसके बारे में। हाँ देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों ही क्वेश्चन बेसिकली
3-3 नंबर के होने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है और सांख्यिकी विषय की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जो अर्थशास्त्र है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसको देखेंगे। मतलब सांख्यिकी, स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अनेक आर्थिक समस्याओं को सांख्यिकी की सहायता से समझा जा सकता है और यह आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होती है। यानी कि किसी भी देश की बहुत सारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको सांख्यिकी की मदद से समझ सकते हैं और हम अपने देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी इसको सहायक कर सकते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का महत्व। पहला महत्व है बच्चों उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी। उपभोग यानी कि कंज्यूमिंग में स्टैटिक्स, ठीक है। तो भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह हम उपभोग संबंधी आंकड़ों के द्वारा जान सकते हैं। उपभोग संबंधी आंकड़े व्यक्तियों को अपना बजट बनाने, जीवन स्तर को सुधारने में उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो उपभोग के अंतर्गत सांख्यिकी का मतलब क्या हो गया कि भिन्न भिन्न आय वाले व्यक्ति अपनी आय का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये हम उपभोग संबंधी आंकड़ों से समझ सकते हैं। उसी के माध्यम से बजट बनाते, जीवन स्तर बनाते हैं। इसके अलावा उत्पादन के अंतर्गत सांख्यिकी, एक तो अभी हमने प्रोडक्शन क्या बोलते हैं कंज्यूमिंग देख लिया, अब प्रोडक्शन के मामले में देखो तो सांख्यिकी की सहायता से उत्पादन प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमने प्रोडक्शन करने शुरू कर दिए, तो वो कैसे प्रोडक्शन हो रहे हैं, कितनी मात्रा में करना है, किसमें क्या कमी रहेगी, ठीक है, किसका क्या रिजल्ट मिला, तो इन सभी का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। उत्पादन संबंधी आंकड़े मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में उपयोगी होते हैं और सहायक होते हैं, क्योंकि इनके आधार पर वस्तु के उत्पादन की मात्रा को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था। अब तीसरा है विवरण के अंतर्गत सांख्यिकी। अब विवरण नहीं, वितरण है, यानी कि बेसिकली बांटना एक तरीके से। तो उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनके मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या का समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उत्पादन के विभिन्न कारकों में जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इनके बीच जो भी वित्तीय की समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है बच्चों, कौन कौन सी, एक तो कंज्यूमिंग यानी कि उपभोग, दूसरा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, और तीसरा वितरण, इसमें आपको बताना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सांख्यिकी विषय की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो सांख्यिकी विषय की क्या क्या सीमाएं होती हैं, आओ अच्छे से समझ आते हैं आपको। सांख्यिकी विषय की सीमाएं कुछ इस प्रकार से। पहली सीमा, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। जो सांख्यिकी है बच्चों, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती, क्योंकि सांख्यिकी केवल सामूहिक तथ्यों का अध्ययन करती है, ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। दूसरा, सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, अर्थात सांख्यिकी गुणात्मक तथ्य जैसे कि ईमानदारी, सुंदरता अध्ययन इसको नहीं करती है, ये केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। तीसरा, सांख्यिकी नियम केवल औसतन सत्य उतरते हैं, यानी कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के नियम हमेशा सत्य होते हैं, लेकिन सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से शुद्ध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ये केवल औसतन रूप में सत्य होते हैं। जो भी सिद्धांत है ना सांख्यिकी के, वो 100% सही नहीं है, वो औसतन रूप में सत्य होते हैं। बेसिकली होता ना कि हम बोलते हैं संभवतः ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा करके। चौथा पॉइंट, वैसे तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही पॉइंट लिखने हैं, एक एक्स्ट्रा और सुन लो। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही संभव है, यानी कि स्टैटिक्स जो है इसका यूज जो विशेषज्ञ वही कर सकते हैं। जैसे कि सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकी विधि के प्रयोग के लिए सांख्यिकी के ज्ञान की आवश्यकता होती है, अन्यथा निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं। आंकड़ों की एक रूपता एवं सजातीयता, तो ये जो है ना आपका 5वां पॉइंट है बच्चों, आंकड़ों की एक रूपता एवं सजातीयता। तो जिन आंकड़ों की तुलना करनी हो उनके लिए यह अति आवश्यक है कि उनमें एक रूपता एवं सजीता के गुण हो, विजातीयता होने पर आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों कि सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं हैं।
अब इन्हीं को आप इंग्लिश मीडियम में यहां से देखो बच्चों कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। उसके बाद में कंजप्शन में स्टैटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अंडर प्रोडक्शन एंड अंडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंजप्शन पहले प्रोडक्शन फिर डिस्ट्रीब्यूशन फिर कंजप्शन। तो पहले क्या आएगा, पहले प्रोडक्शन फिर डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद कंजप्शन, इस प्रकार से आएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, इवन 5 है यहाँ पे, ये आपका एक अलग है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए। चलो, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे 3 नंबर के अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें निम्नलिखित को परिभाषित करना है। क्या क्या परिभाषित करना है, अपवर्जी श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला, सूचना की हानि। तो अपवर्जी श्रृंखला क्या होती है, समावेशी श्रृंखला क्या होती है और सूचना की हानि क्या होती है, इसके बारे में। बच्चों सूचना की हानि का एक क्वेश्चन अलग से आ सकता है आपका 3 नंबर का, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्जी श्रृंखला की। दरअसल अपवर्जी श्रृंखला, इसके द्वारा वर्गों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। जैसे कि एक वर्ग है हमारा 0 से 10, ठीक है, अब इसकी जो उच्च सीमा है वो कितनी है, 10 है। तो अपवर्जी श्रृंखला क्या कहती है, अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होगी। तो इसकी उच्च सीमा 10, अगला वर्ग है 10 से 20, तो ये इसकी निम्न सीमा के बराबर है। ठीक है, फिर आता है समावेशी श्रृंखला। यह वह श्रृंखला है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां उसी वर्ग में शामिल होते हैं, अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होगा। जैसे कि 0 से 9 है, तो 9 तक का जो भी मूल्य है वो इसी वर्ग में शामिल होगा। 10 से 19, तो 10 से लेकर 19 तक का जो मूल्य है वो इसी में शामिल होगा। इसको समावेशी बोलते हैं। समावेशी यानी कि अपनी उच्च सीमा तक के सभी मूल्यों को समाहित करना। ठीक है, फिर तीसरा आता है बच्चों सूचना की हानि। दरअसल बारंबारता वितरण के रूप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष पाया जाता है और यह परिष्कृत आंकड़ों को सारांश रूप में प्रस्तुत कर उन्हें संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाता है, परंतु इससे वे विस्तृत वितरण प्रकट नहीं हो पाते हैं और जो अपरिष्कृत आंकड़े पाए जाते हैं अंततः अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकरण करने की सूचना की हानि होती है। जैसे कि आपसे मैं ये कहूं कि एक वर्ग अंतराल आपने लिया 0 से 10, अब इस 0 से 10 के बीच में कुछ संख्याएं आई, मान लेते हैं टोटल 5 संख्याएं आई, तो आपने 5 संख्याओं को ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो सूचना की हानि में क्या होगा कि ये जो है ना पर्टिकुलरली एक व्यक्तिगत जो आंकड़ा है उस पर ध्यान नहीं देता है, ये सामूहिक आंकड़े पर ध्यान देता है। तो इसलिए क्या होगा कि व्यक्तिगत आंकड़ों की व्यक्तिगत सूचना की यहाँ पे हानि होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। तो समझ गए अपवर्जी श्रृंखला क्या है, समावेशी और सूचना की हानि। सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में यहां से देख लीजिए बच्चों, डिफाइन एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th जो कि हमारे दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। तो अगले हमारे 3 क्वेश्चन कौन कौन से, क्वेश्चन 13, 14 एंड 15, ये आएंगे टोटल 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो एक करके पढ़ते हैं और अच्छे से सारी चीजों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को विस्तार से समझाइए। तो ग्राफीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है बच्चों, देखो इसके लिए पहले आप बताओगे आवृत्ति चित्र के बारे में। दरअसल सामूहिक आवृत्ति वितरण के रूप में आंकड़े सामान्यता आवृत्ति चित्रों जैसे कि आयत चित्र, बहुभुज आवृत्ति वक्र, ओजाई वक्र, इसके रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको मैं आयत चित्र का एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, आयत चित्र यह एक द्विमितीय चित्र है। इसमें वर्ग अंतराल तथा उनकी आवृत्तियों को आयात के रूप में प्रस्तुत करके बनाया जाता है। कैसे कैसे, वर्ग अंतराल और उनकी आवृत्तियों को आयात के रूप में प्रस्तुत करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि एक तरफ तो वीकली वीक्स हैं, ठीक है, और एक तरफ नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे
जो भी हमारा डेटा दिया जाता है उसको कैसे, वर्ग अंतराल को और उसकी आवृत्ति को आयत के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा, आंकड़ों को आयत चित्र में प्रस्तुत करने के लिए आयत की ऊंचाई यानी कि जो आवृत्ति है और जो आधार है वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ऊंचाई क्या है, ये आवृत्ति होगी और आधार वर्ग अंतराल। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला हमारा एक्स अक्ष है ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, ये बताया था ना अभी, हाँ ये वर्ग अंतराल होगा। और जो ऊंचाई है ये ऊंचाई, ये होगी आपकी आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि कितनी बार उसमें संख्या आई है उस वर्ग अंतराल में, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि खंडित चर के लिए आयत चित्र संभव नहीं है। उसके बाद यदि वर्ग सतत नहीं है तो पहले उन्हें सतत वर्ग में परिवर्तित किया जाएगा। होता है ना कि कुछ कई बार जो है कोई वर्ग जो है वो पॉइंट में आ जाता है तो पहले उसे सतत किया जाएगा तब लिखा जाएगा। आयत चित्र में दो आयतों के मध्य कोई रिक्तता नहीं रहती, जबकि दंड आरेख में ऐसा होता है। जो आयत चित्र होता है ना, इसमें हमारे जो दो आयत ऐसे बनते हैं, इन दोनों आयत में कोई भी रिक्तता नहीं होती है। ठीक है, भले ही वो बिल्कुल नीचे पहुंच जाए लेकिन रिक्तता नहीं होगी, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद दंड आरेख में आयत की चौड़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, जबकि आयत में जो आयत चित्र है हमारा, इसमें ऊंचाई के साथ में चौड़ाई भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि देखो, ऊंचाई के साथ में इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आयत चित्र के बारे में ये कुछ बातें आपको याद रखनी है ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम के लिए। चलो अब इसी को इंग्लिश में देखो कि एक्सप्लेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन डिटेल। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ठीक है, फिर हिस्टोग्राम के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं। और इसके लिए आपको एक ये जो आयत चित्र है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर के अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाइए और सांख्यिकी के क्षेत्र एवं सांख्यिकी की कोई 4 कार्य लिखिए। तो पहले समझेंगे अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र कोई व्यक्ति या समाज वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं से सेवाओं के उत्पादन में तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे, इसके अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दरअसल अगर अर्थशास्त्र को हम सिंपल सा कहें तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि लोग उपलब्ध संसाधनों का जो अपनी संतुष्टि के हिसाब से अच्छा उपयोग कैसे करते हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, जैसे कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी समाज है, उसके पास में जो भी दुर्लभ संसाधन उपयोग है, मतलब दुर्लभ संसाधन जो भी उसके पास में है, जो भी रिसोर्सेस हैं उसके पास, वो उन सभी का आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इस प्रकार से उपयोग करता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचे रहें। ठीक है, और कैसे अपने अभिवर्तमान की सिचुएशन को भी वो ढाल सकता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब सांख्यिकी के क्षेत्र को समझो। आज के युग में सांख्यिकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसा कोई क्षेत्र प्रतीत नहीं होता है जहां सांख्यिकी का प्रयोग ना हो। विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत होता जा रहा है, जैसे कि बैंकिंग, राजनीति, आर्थिक अनुसंधान, व्यवसाय आदि में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। सरकार को कुशल प्रशासन और अपने देश की आर्थिक नीति निर्माण के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। अब इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आखिर इसके कार्य क्या हैं? तो सांख्यिकी के क्या क्या कार्य हैं बच्चों? सांख्यिकी का पहला काम है जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त बनाना, यानी कि जो तथ्य जटिल हैं इसको सरल बनाते हैं और संक्षिप्त बनाते हैं। तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना, जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, इसको एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करना। देश के लिए नीति निर्माण में सहायक होना, पूर्वानुमान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तथ्यों की तुलना की जा सकती है आसानी से, और व्यक्तिगत ज्ञान तथा अनुभव को बढ़ाती है। एंड देन 7, विभिन्न आर्थिक कारकों के मध्य संबंधों को ज्ञात करना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सांख्यिकी के कार्य ये होते हैं और आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलिए अब सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे।
सबसे पहले ये जो इकोनॉमिक्स होती है ये क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फील्ड क्या है एक स्टैटिक्स के, तो उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड देन सबसे लास्ट है फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टैटिक्स के, उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी बातें एक ही बार में मैं समझाने वाला हूं, बस ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, बारंबारता वितरण किसे कहते हैं, पहली बात। उसके बाद वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग सीमाएं किसे कहते हैं, वर्गांतर किसे कहते हैं, और वर्ग आवृत्ति किसे कहते हैं। तो इसमें से आपको कोई चार बतानी है। बारंबारता वितरण क्या होता है, वर्ग क्या है, वर्ग सीमाएं क्या है, वर्गांतर क्या है, और वर्ग आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी की व्याख्याओं को अच्छे से समझेंगे, बस आप एंड तक इसको देखते रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं बारंबारता वितरण की। दरअसल बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका होता है। जैसे होता है ना कि हमारे सामने एक ऐसी टेबल सी दे दी जाती है, उसमें बहुत सारे आंकड़े जो ये लिखे होते हैं, ये कैसे होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े। तो जब इन आंकड़ों को मात्रात्मक चर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो वो बारंबारता वितरण में आता है। ठीक है, अब ये वितरण ये दर्शाता है कि किस चर के भिन्न भिन्न मान विभिन्न वर्गों में, विभिन्न वर्गों के अनुरूप वर्गों में बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित होते हैं। अब वर्ग क्या होते हैं, तो मूल्यों को एक निश्चित समूह को वर्ग कहा जाता है, यानी कि मूल्यों का एक निश्चित समूह होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 100 से 200, 500 से 1000, 2000 से 10,000, 10,000 से 18,000, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या है, ये एक निश्चित समूह मूल्यों का, उसको हम वर्ग कहते हैं। अब बारी आती है वर्ग सीमाएं क्या होती हैं। तो वर्ग सीमा जैसे हमारी एक वर्ग है ना, तो ये इसकी निम्न सीमा है और 10 इसकी उच्च सीमा है। तो वर्ग सीमाएं वर्ग के दो सिरे होते हैं। एक वर्ग के न्यूनतम मूल्य को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं। जैसे कि हमारा एक वर्ग है 0 से 10, तो इसका जो ये 0 वाला है ना न्यूनतम मूल्य, ये इसकी निम्न वर्ग सीमा है। और एक वर्ग के उच्चतम मूल्य को, जैसे कि उच्चतम मूल्य हमारा 10 है, तो ये इसकी उच्च वर्ग सीमा है। प्रत्येक वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। उदाहरण के लिए 10 से 20 के वर्ग में 10 निम्न सीमा है L1 और 20 ऊपरी सीमा है L2। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों वर्गांतर की। वर्गांतर क्या होते हैं, तो वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। जैसे कि हमारा वर्ग है 10 से 20, तो इसमें जो वर्गांतर है वो कितना है, 10 है। कैसे, हमारे वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच में कितना अंतर पाया जाए तो इसको वर्गांतर कहते हैं। अब है वर्ग की आवृत्ति, तो किसी वर्ग में शामिल मदों की संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहते हैं। इसे f के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा एक वर्ग है 10 से लेके 20, तो 10 से लेके 20 के लिए जो भी हमारे अपरिष्कृत आंकड़े जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए 10 हैं, तो इसके लिए हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे कि ये हमारे 10 आंकड़े हैं और इसको f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग आवृत्ति। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके सारे पॉइंट, बारंबारता वितरण, वर्ग, वर्ग सीमाएं, वर्गांतर, वर्ग आवृत्ति, सारी चीजों के बारे में। ओके, चलिए सेम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेन क्लास, क्लास लिमिट्स, क्लास इंटरवल एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लास क्या है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, एंड देन क्लास इंटरवल और क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हमारे जो अगले दो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों ही है हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चन के अलावा आपको पिछले 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो 6 नंबर के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, एक बार आपको वो दिखा भी दूंगा इसी वीडियो में, ताकि आप उनको पढ़ के जाना और उसकी भी तैयारी कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है, इसके गुण दोषों को वर्णित कीजिए। यानी कि जब हम बात करते हैं प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए, तो हमारी जो वैयक्तिक साक्षात्कार विधि है ये क्या होती है, इसके गुण और दोष बताइए। तो वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या होती है, यह विधि
तभी उपयोग में लाई जाती है या फिर तब उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा करके आंकड़े एकत्र कर सकता है, तब होती है। इसमें शोधकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है, जैसे इंटरव्यू होता है ना, वैसे ही बात करता है। शोधकर्ता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके, उत्तरदाता की किसी भी पूछताछ का जवाब दे सकता है। तो व्यक्ति साक्षात्कार में क्या होता है कि जो अनुसंधान करता होता है वो व्यक्ति से पर्सनली मिलता है, उससे बातचीत करता है, और अगर उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है तो उसके सवाल का जवाब भी देता है। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिक साक्षात्कार जो विधि है, इसके गुण क्या है? तो इसका सबसे पहला गुण यह है कि इस विधि से उच्चतम अनुक्रिया दर प्राप्त होती है। दूसरा, इससे गलत व्याख्या और गलत फहमी से बचा सकता है। ठीक है, गलत व्याख्या नहीं होती है इससे, और किसी प्रकार की गलत फहमी से बचा जा सकता है। इसके अलावा उत्तरदाता की प्रतिक्रियाओं को देखकर कुछ संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती है, यानी कि उत्तरदाता कैसे उत्तर को दे रहा है उसके माध्यम से भी कुछ सूचनाएं हम प्राप्त कर पाते हैं। अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण अवसर मिलता है, यानी कि जो बातें आपको उसके बारे में पहले पता चली जो स्पष्ट नहीं है, तो साक्षात्कार के माध्यम से आप उससे वो स्पष्ट करवा सकते हैं। अब बारी आती है तो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के दोष क्या हैं? तो दोष सबसे पहला ये है कि ये बहुत खर्चीली है। इतना ही नहीं, इसमें समय, धन और पूंजी बहुत लगता है और श्रम भी। इसमें प्रशिक्षित साक्षात्कार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पढ़े लिखे हो, प्रशिक्षित हो, जैसे सिखाया गया हो, वही सिर्फ इसको एकत्रित कर सकता है। इसमें सर्वेक्षण पूरा करने की काफी समय लगता है, सर्वेक्षण को पूरा करने में बहुत समय लगता है। कभी कभी शोधकर्ता की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बातें बता नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो है ना किसी के सामने अपनी बातों को रखने से डरते हैं या फिर बताने नहीं चाहते हैं, तो शोधकर्ता की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात बता भी नहीं पाते। ये भी एक यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। उसके बाद मेरिट्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या है इसके बारे में यहाँ से पढ़िए, एंड देन डीमेरिट्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू मेथड ये क्या है इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन 16 वाला कंप्लीट। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारा ये जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर कह रहा हूँ, ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 17 कहता है आरेखों के निर्माण के लिए सामान्य दिशा निर्देश, गुण और इसके दोषों का वर्णन कीजिए। तो आरेखों के निर्माण के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या है, आरेखीय प्रस्तुतिकरण के गुण क्या है और इसके दोष क्या क्या है, तीनों को समझेंगे अच्छे के। तो सबसे पहले है आरेखों के निर्माण के लिए सामान्य दिशा निर्देश। सबसे पहला दिशा निर्देश है कि आंकड़ों की मात्रा के आधार पर आरेख का उचित आकार दिया जाना चाहिए। हमें उचित पैमानों का उपयोग करना चाहिए, उपयुक्त चौड़ाई और ऊंचाइयों का उपयोग करना चाहिए आरेख के निर्माण के लिए, मतलब निर्माण करते समय। स्पष्ट पहचान के लिए अनुक्रमाणिका यानी कि जो क्रमांक संख्या वो लिखनी चाहिए, और हमें एक उपयुक्त शीर्षक भी इसे देना चाहिए। ठीक है, ये दिशा निर्देश है। अब बारी आती है कि इसके गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला गुण तो इसका यही है कि आरेखीय प्रस्तुतिकरण से सबसे सरल और शीघ्र समझ प्रदान करता है। तो आरेखीय प्रस्तुतिकरण कैसा है, ये सबसे सरल और शीघ्र गति से हमें सीख प्रदान करता है। उसके बाद डेटा को अधिक ठोस और आसानी से समझने के योग्य रूप में अनुवाद करता है। ठीक है, अधिक प्रभावी होता है। चौथा, आकर्षक तथा अधिक समय तक प्रभाव करता है। इस प्रकार से आपका ये था। ओके, फिर यहाँ पे है एक आरेखीय प्रस्तुति के दोष। तो दोष क्या है बच्चों कि आरेखीय प्रस्तुतिकरण केवल तुलना के लिए उपयुक्त है। जब हमें किसी चीज की तुलना करें तभी इसका उपयोग करते हैं। आसानी से इसमें गलती की जा सकती है। ठीक है, क्या होता है इसमें आसानी से गलती की जा सकती है। सीमित जानकारी होती है और पुनः विश्लेषण के लिए कोई उपयुक्तता यानी कि कोई जगह इसमें नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो पूरा का पूरा आपका आरेखीय प्रस्तुतिकरण गलत हो जाएगा अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया थोड़ा बहुत भी। इस प्रकार से तो आरेखों के निर्माण के लिए सामान्य दिशा निर्देश वगैरह सारी चीजें समझ गए। अब इसको इंग्लिश में देख लो। डिस्क्राइब दी जनरल गाइडलाइंस, merits and demerits for making diagrams, general guidelines for construction of diagrams. The appropriate size of diagram depending on the amount of data.
इसके बारे में आप ये पढ़िए। एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसके जो डीमेरिट्स हैं, ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसके बारे में आपके 4 पॉइंट हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो खंड आ वाला था यानी कि सेक्शन नंबर ए वो यहाँ पे पूरा होगा। अब यहाँ पे हमारा जो खंड नंबर बा है बच्चों, ये है प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र का यानी कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दरअसल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब मैं ये पेपर बना रहा था तो उस समय मेरे एरिया में लाइट वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो इस पेपर को मैं कंप्लीट कर नहीं पाया। ये वीडियो भी बड़ी मुश्किल से मैं यूपीएस के माध्यम से बना के इसको फ़ोन्स वगैरह से एडिट करके अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है। तो खंड बा जो है ये पेपर कंप्लीट हो नहीं पाया, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे बाकी के जो 2 सैंपल पेपर्स हैं, ठीक है, इनके खंड नंबर बा को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। खंड नंबर बा के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, एक बार आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल ही लाइव क्लास में करवाया था, ठीक है। जैसे कि मांग का नियम क्या होता है, मांग अनुसूची क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कल, ठीक है, जब लाइव क्लास आपके लिए थी। मांग वक्र क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से। सेम इसी को इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या है एंड डिमांड कर्व क्या है। उसके बाद यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का क्या मीनिंग होता है, तो ये भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ये था भाई कि आगतों की कीमतों में जब परिवर्तन होता है, चाहे वो वृद्धि हो या फिर कमी हो, तो इससे वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आगतों की जब कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, इसमें वस्तु की पूर्ति में कमी होगी, क्योंकि जो उत्पादन करता है उसको लाभ कम मिलेगा, तो सिंपल सी बात है वस्तु की पूर्ति कम कर देगा। जब आगतों की कीमतों में कमी होगी तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि जो वस्तु है इनकी पूर्ति में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि आगतों की कीमतों में कमी से, ठीक है, आगतों की कीमतों में कमी से क्या होगा, वस्तु की उत्पादन लागत दर घट जाएगी और उत्पादनकर्ता को लाभ मिलेगा, तो वो तेजी से जो पूर्ति है वो कर देगा, है ना। ये चीजें हैं और इन्हीं चीजों को मैंने आपको पहले समझा रखा है। फिर यहाँ पे बच्चों मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के बारे में बात है, और इसको मैंने आपको एक क्या बोलते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रखा था, और मांग में परिवर्तन ये चीजें थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन था कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए, इसकी समस्या की व्याख्या करो। तो ये मैंने आपको बहुत पहले ही अच्छे तरीके से कल के लाइव सेशन में समझा दिया था, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को देख लेना। अभी आपका पेपर होने वाला है तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, आपको बस मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो पढ़ लेना अच्छे से, और मैंने तो पहले आपको समझा ही रखा है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कुल बंधी लागत क्या होती है, ठीक है, और जो कुल परिवर्ती लागत होती है ये क्या होती है इसके बारे में। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझा रखा है, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में। एंड देन यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन था परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है। एक इमेज के माध्यम से आपको समझाया हुआ है मैंने। 3 इसके चरण होते हैं। पहला फेस होता है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, जैसे आप देखेंगे तो फेस 1 में क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है। सेकंड द्वितीय चरण में घटते प्रतिफल की अवस्था, कैसे, ये देखो यहाँ पे ये घट रहा है ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके घट रहा है। और तीसरे में आता है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, कुल उत्पाद घटता है, यानी कि ये देख रहे हो आप, यहाँ से जो हमारा कुल उत्पाद है ये घट जाता है ऐसे करके, ओके। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन था उसमें 2 और सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, क्या उत्पादन करें इसकी समस्या, ठीक है, उसके अलावा किसके लिए उत्पादन किया जाए इसकी केंद्रीय समस्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया। तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक और पेपर था जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, अनादिमान वक्रों की विशेषताएं लिखो। तो अनादिमान वक्र क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि अनादिमान वक्र ऋणात्मक ढलान वाले होते हैं,
अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। अनादिमान वक्र ना तो कभी एक दूसरे को छूते ना ही तो काटते हैं। और ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इसके बारे में ये पॉइंट है। और अगर आपको इंग्लिश में सारे पॉइंट पढ़ने हैं तो आप इजीली ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा ये था, चलो ये तो बता ही रखे मैंने आपको। हाँ, जो मांग की कीमत लोच है इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। तो वस्तु की प्रकृति कैसी है ये डिपेंड करती है। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता क्या है ये डिपेंड करती है। वस्तु के विविध उपयोग क्या है ये डिपेंड करती है। और उपभोक्ता की आदत किस वस्तु को लेके ये भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया बच्चों? नेचर ऑफ गुड, अवेलेबिलिटी सुटेबल गुड्स, डाइवर्स यूज ऑफ ए गुड, कंज्यूमर हैबिट, इस तरह से। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन थे जिससे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा रखा है अच्छे तरीके से। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में 11th क्लास के अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो कि आज आपका होने वाला है, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, यहाँ पे बस एक थोड़ी सी कमी ये रह गई कि आपको खंड बाद जो है ये थोड़ा और अच्छे समझाना चाहिए था, बट उसका भी एक रीजन है कि पीसी जो है जिससे हम अपना ये सारा सिस्टम रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अभी मैं ना तकरीबन 3 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, रात के 3 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब सॉल्व तो तभी होगी जब कोई किसी मैन्युफैक्चरर को बुलाएंगे हम, किसी रिपेयर वाले को, तभी ठीक होगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। बाकी देखो तैयारी हमने ऑलरेडी आपकी करवा दी है। अब आपके आगे के जो पेपर बचे हुए हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और डेट शीट में आपके फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, तो इन सभी की तैयारी आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। डू नॉट वरी, क्योंकि जितनी भी कमियां उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। बाकी आप सभी को अगेन एक बार फिर से आपके आज के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और जाना ही चाहिए, तैयारी अच्छी करी ली हमने। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।